बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम विमेन इन लॉ के एक नए एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट वाइज़ा रफ़ीक और मेरे साथ मौजूद है मेरी दोस्त, मेरी को होस्ट निदा उस्मान। आज हमारा बड़ा दिलचस्प एपिसोड है क्योंकि आज हम बात करेंगे इनेबलिंग एनवायरनमेंट के बारे में कि हम फ़ीमेल वकला को किस तरह से एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छी पॉजिटिव इनेबलिंग वर्क स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हम निदा से ज़रा डिस्कस करते हैं कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है और हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है इनेबलिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच वाइजा। इनेबलिंग एनवायरनमेंट इज़ वन इशू जिस पे हमने अपने विमेन लॉ इनिशिएटिव में काफ़ी काम भी किया है और इस इशू को उजागर करने की कोशिश की है कि वर्क स्पेसेस शुड बी मेड मोर सेंसिटिव टू द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्क फोर्स। पार्टिसिपेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली, और जब हम इनेबलिंग स्पेस की बात करते हैं तो द वे वी डिफाइन इट इज़ that it should be an environment that caters to the different lifestyles of all the genders that are working in the labor force, for example. And it should be a space जहाँ वो अपने जो उनको rights law में दिए गए हैं, कानून में दिए गए, वो आके उनको practically realize भी कर सकें फिर। तो basically that is what an enabling workspace means, that they should be able to access it and it should be inclusive, it should be welcoming for them कि वो आके उस environment में जो राइट्स उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उसके मुताबिक अपने जो भी प्रोफेशन है, जो भी लाइन है, वो परस्यू कर सके। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ ख़वातीन वकला को बल्कि फॉर ऑल दी जेंडर्स इन जनरल ऑल्सो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट वर्क प्लेस हम उनको प्रोवाइड करें, वर्क स्पेस उनको प्रोवाइड करें ताकि उनके लिए जेंडर रिलेटेड और जस्ट बिकॉज दे आर विमेन, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर उनके लिए कोई लिमिटेशंस या कोई बाउंड्रीज ना हो। बिल्कुल, हम इसी वाले से हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में चैलेंजेस वगैरह भी हाईलाइट करने की कोशिश की है, क्योंकि बात असल में ये है कि अगर हम एक जगह आर्टिकल 25 में ये कह रहे हैं कि जी ऑल देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो इक्वालिटी पेपर पे हमें दी गई है ये क्या प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और हमारी वर्क स्पेसेस उस तरह से डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं। तो ये इश्यूज हैं। ऑब्वियसली विमेन, आप देखिए, नोटिस करें, असल में जो हमारे सारे ख़वातीन के चैलेंजेस है वो ओरिजिनेट एक पॉइंट से करते हैं। वो पॉइंट ये है कि दे आर कमिंग इनटू अ सिस्टम टू क्रिएट विच दे हैड नो से इन। ठीक है, क्योंकि जिस सिस्टम बना है वो आदमियों ने खड़ा किया हुआ है, हम उसी स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं, तो जाहिर है वो हमारे लिए उस तरीके से कंड्यूसिव नहीं है या वो सेंसिटिविटी के साथ शायद नहीं क्रिएट किया गया। बट नाउ दैट वी हैव the concept of equality and equality at workspace, तो it's important कि उसके साथ साथ practical steps भी उस हिसाब से लिए जाए ताकि वो operative equality भी हम achieve कर सकें equality on paper के साथ साथ। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक वो हमें प्रैक्टिकल उसकी मैनिफेस्टेशन नज़र नहीं आती तब तक ऐसे बने हुए कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम जितनी भी लेजिस्लेशन कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है निदा कि हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करें और हम प्रोवाइड करें फॉर ऑल दी जेंडर्स एंड फॉर विमेन लॉयर्स पर्टिकुलरली, क्योंकि इसके बड़े इम्प्लिकेशंस हैं या बड़े इसके बेनिफिट्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इफ़ एवरी वुमेन इज़ कंट्रीब्यूटिंग, और जितने भी हमारी लॉ स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम जो ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद वी डोंट गेट इनटू द मार्केट फोर्स एंड वी डोंट वर्क एंड वी डोंट अर्न एंड कैपिटलाइज, तो वो तो टैलेंट वेस्ट हो गया। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है लॉ स्कूल्स में, जो हमने एक टाइम लगाया है, पैसा लगाया है एंड ऑल, उसके ऊपर फिर बाद में कैपिटलाइज भी किया जाए। वो लोग आएँ, आके काम करें, और वो काम तब कर सकते हैं अपने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर कि जब उनको इन्वायरमेंट और वो पूरा स्ट्रक्चर उस तरह का प्रोवाइड किया जाए। आप सही कह रही हैं, और इसमें एम्प्लॉयर्स के अपने लिए भी यही सोचने की बात है कि ये दिस इज़ नॉट अ बैगेज एंड वी शुड नॉट कंसिडर इट एज समथिंग जिसमें which is coming at a cost for them, because essentially what is happening is that you are letting a very valuable pool of resource go to waste just because you think that you have to provide an enabling environment to a woman. and वो थोड़ी सी mentality मैं आपको थोड़ी सी explain कर दूँ कि क्यों आती है। There are certain laws which are supposed to be pro-women and they are probably, I mean, when the makers were designing them तो वो उसी नीयत से उन्होंने किए होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट इस तरीके से हो रहा है कि वो इन प्रैक्टिस थोड़ा सा डिसएडवांटेज करता है। सो व्हेन यू हैव नॉन न्यूट्रल लॉज
that only focus on certain benefits to be extended to women workforce. हाँ, and तो वो उनके women mind में आ employees. जाता है employers तो के। exactly, then they start looking at the woman through the lens of the baggage that she comes across with, ठीक है, that she comes along with. वो उसको एज अ प्रोफेशनल देखने के बजाय वो देखते हैं कि यार इसको हायर करेंगे तो ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा. मैं मिसाल के तौर पे आपसे बात करूं, जो आपका पंजाब मैटरनिटी बेनिफिट ऑर्डिनेंस है फॉर एग्जांपल, उसमें दे हैव टू प्रोवाइड बाय लॉ 12 वीक्स मैटरनिटी लीव टू द वुमन दैट हैज बीन एम्प्लॉयड एटलीस्ट 4 मंथ्स वो एम्प्लॉयमेंट में है अगर आपकी, तो शी इज एंटाइटल्ड टू अ 12 वीक्स maternity leave with full pay. ठीक है, वो 6 वीक्स पहले ले ले, 6 वीक्स बच्चे की डिलीवरी के बाद ले ले, तो इस तरीके से है. बट द प्रॉब्लम इज दिस इज अ वेरी गुड लॉ, और इनफैक्ट इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में अगर हम देखें तो इसको 12 वीक्स से बढ़ा के इस टाइम को 26 वीक्स कर दिया गया है. बट द इशू इज दैट कॉरेस्पॉन्डिंग पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. बड़ी हद सिर्फ सिविल सर्वेंट्स की हद तक करता है, वो भी सिर्फ अप टू 7 डेज की लीव ले सकते हैं अपने रिवाइज्ड रूल्स के तहत फॉर अप टू 2 times in their entire service. यानी तीसरी दफा में आप वो भी नहीं ले सकते. Exactly. So if you have I mean, although I say everyone is now about population control and people are not having more than 2 children as such, but that shouldn't be it. And what if you still have the 3rd child, and that option to the father should be available just as much as it is available to a mother, because उसके 2 reasons हैं. एक तो ये कि paternal angle से भी अगर आप देखें तो there are situations where the father may need to step into the shoes and be the primary caregiver, for example, because the mother's health is not in that condition, या फिर God forbid उनकी अगर death हो जाती है, she passes away during the process, तो ज़रूरी है कि आप फादर को कम से कम वो स्पेस तो दें. तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ ये नहीं औरतों के पर्सपेक्टिव से नहीं बात करें, हम मर्दों को भी वो स्पेस देना चाहते हैं कि दे शुड बी इक्वली एंटाइटल्ड टू दैट लीव, बिकॉज उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी औलाद है, दे मे नीड टू स्टेप इन दैट शूज, तो दैट इनेबलिंग स्पेस इज फॉर बोथ इन दैट वे. और इससे फिर एम्प्लॉयर्स के माइंड में भी आ जाएगा ना कि इफ़ दिस मैटरनिटी लीव अगर कोई खातून आ रही है एम्प्लॉई और उसको हमें देनी पड़ेगी, तो फादर को भी हमें देनी पड़ेगी, उसी नंबर में हमें देनी पड़ेगी, सो दैट बैगेज समहाउ कम्स अलोंग बोथ द वेज. तो फिर शायद वो उनको 2 इक्वल फुटिंग्स पे ले आता है. बिकॉज दैट इज आई मीन, जब तक हम ये डिस्टेंस या ये गैप मर्दों और औरतों की प्रैक्टिकली उस ऑपरेट करने में नहीं करेंगे, तब तक एम्प्लॉयज आर नॉट गोइंग टू हैव अ जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज कमिंग टू देम. ठीक है, बिकॉज इवन इफ द वुमन इज फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड एंड शी एक्सेल्स एंड शी हैज ऑल द ग्रेड्स एंड एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, बट बिकॉज फिलहाल वो बैगेज सिर्फ उसके साथ अटैच्ड है, तो इस वजह से सो माइंडसेट को और उस तरह से वो ब्रॉडन अपने स्कोप को करने की जरूरत है कि यू आर केटरिंग. And basically what I'm trying to say here is essentially कि maternity और paternity से निकल के parental leave के concept के ऊपर focus करने की जरूरत है, ताकि एक neutrality हम लेकर आ सकें, and this neutrality is only going to promote equality both ways. True. And वो फिर जो पेपर पे दी हुई है आर्टिकल 25 में, वो हम प्रैक्टिकली भी उसकी मैनिफेस्टेशन देख सकेंगे. जी बिल्कुल. और इससे एक रिलेटेड एक और पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो डे केयर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, वो भी ज़्यादातर ख़वातीन के साथ ही एफिलिएटेड है. यानी इफ़ यू आर हायरिंग फीमेल एम्प्लॉयज़ तो उनके लिए यू हैव टू प्रोवाइड अ डे केयर सेंटर एज वेल, और वो 25 की एक लिमिट रखी हुई है कि अगर इससे ज़्यादा होंगे तो देन द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड अ डे केयर सेंटर. तो मेरा ख्याल है इसको भी थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि सिर्फ ख़वातीन के लिए, बिकॉज बच्चे तो सिर्फ माओं के तो नहीं हैं, दे आर इक्वली ऑफ द फादर्स एज वेल. सो आई थिंक हम वर्क प्लेसेस पे जनरली डे केयर सेंटर्स हों, नॉट पर्टिकुलरली इफ़ दी women are hired, but if men are hired or anyone is hired. बिल्कुल. I think the section or the law that you're referring to, section 10A of Shops and Establishment Act जो आपका है, वो basically वो यही कहता है कि 25 or more women. तो I mean, which employer would want to hire the 26th woman or the 27th woman? So till the time जब आप इन चीज़ों को associate करेंगे औरतों के साथ और उनको gender neutral नहीं करेंगे, तब तक वो एक in the long run disadvantage रहेगा for females to come into that employment, because they will be continue to looked upon from the lens of that baggage they come along with. And इसी वाले से बात करूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, fathers have an equally important role to play, and not an important role to play. आप देखें, there may be circumstances. I mean, what if it's a single father, single parent, या कभी अगर अब जैसे हम all
in all the lives of men, you know, like entirely जितने भी वो, जब से हम एक proper organized society का structure देखते हैं, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि patriarchy and patriarchal systems and generally the way the societies have been structured have given that necessary support to men. तो उन्हें वो support system day one से मिल रहा है, ठीक है? The same is basically now we are saying कि जी वो चीज़ आप extend करें down to other genders as well, and कुछ overlapping benefits ना, like there are some benefits जो females को मिल रहे हैं जिस तरह से, तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो benefits आप मर्दों तक भी extend बिल्कुल करें. बिल्कुल. So it's not just कि हम obligation impose करने की बात कर रहे हैं. When we talk about equality, हम उस benefit को extend करने की भी बात करते हैं. और अगर हम ये कहें ना सिर्फ कि वो benefits खवातीन तक ही extend किए जाएं, तो वो तो फिर again it will connect to that baggage thinking कि नहीं, इन्हीं के साथ ही सिर्फ ये मसला है, लिहाजा उनको आप sideline कर दें. Absolutely. So वो चीज़ भी बड़ी important है. Daycare हो गया, maternity leave हो गया, ये सारे वो ऐसे elements हैं हमारी work spaces के which should be gender neutral. Shouldn't matter whether you know how many number of women work in your workspace or your establishment. It should depend on the number of employees. It just has to be there because it is something important. It is part of the daily life. Like, for example, I am a mother and I am here, and you know, what if my you know husband needs to pick up the child from school, there's some emergency or something, तो आप कम से कम उसे अलाउ तो करें, मार्जिन तो दें, स्पेस तो दें कि वो एंटाइटल्ड फील करे कि अच्छा यार अगर मुझे कभी, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास लॉ में ये स्पेस नहीं है तो सोशल एटीट्यूड्स भी फिर उस चीज को ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट नहीं ना करें. कुछ चीज़ होती है, समटाइम्स लॉ इज मेड रिफ्लेक्टिंग द सोशल एटीट्यूड्स एंड समटाइम्स सोशल एटीट्यूड्स change because of the kind of laws you introduce. तो ये वो एरिया है जहाँ पे मेरा ख्याल है लॉ को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है, ताकि वो सोसाइटी के इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा हम पॉलिश कर सके, हम थोड़ा लोगों को एजुकेट कर सके कि इट्स हाई टाइम दैट यू गिव दैट नेसेसरी स्पेस टू फादर्स एज वेल, सो दैट दे फील equally comfortable in accessing the workplace with their child being there. और इस हवाले से बात जरूर मैं करना चाहूँगी कि Access Law Chambers has taken a very proactive step in this direction. It's one of the first law firms in Lahore that has provided space like akin to a daycare center. So all their employees, whether they are male or they are female, they are, you know, एक legal market के अंदर it's a very new trend that they've established, and it's commendable because it's a very brave thing to do in a society such as ours. And I can't speak for Karachi and Islamabad and other places, but Lahore के अंदर ये एक बहुत landmark development है, and for that I mean the partners should be given due credit for this, that they've set this new trend. Absolutely. Highly commendable, and I would encourage all the other law firms to follow suit. लेकिन वाइजा मैं एक और बात भी यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इसमें आप देखिए हमारे बार काउंसिल्स का एक सर्टेन रोल होना चाहिए. द वे दे सॉर्ट ऑफ यू नो कम अप विद सर्टेन मैकेनिज्म्स टू केटर टू दिस काइंड ऑफ इंक्लूजन जिसकी हम बात करते हैं. So, आप अगर देखें it's not just limited to maternity and daycares. An inclusive workspace या एक enabling work environment के अंदर support network की जब हम general बात करें, तो flexible work arrangements is one very important aspect that should be highlighted. और flexible working arrangements को तो हम mostly ये समझ लेते हैं कि जी part time work है, exactly. so half day working half day not. लेकिन हमारा ये concept भी ज़रा ठीक करने की ज़रूरत है कि flexible working hours या work arrangements का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि आप आधा दिन काम करें एंड देन आधा दिन नहीं करें. इट्स एट a little bit at more at your convenience कि आपको जब मिल रहा है आप कर रहे हैं, या आपकी जो और responsibilities हैं आप उनके साथ manage करके चीज़ों को कर रहे हैं. Exactly, it doesn't mean less work. It only means that you're doing it. It is managed in a particular way that it goes along with your lifestyle and with the style or structure of the employer as well. बिल्कुल. आप देखें in the digital era in 2018 हम ये बात कर रहे हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है. तो I mean वो जो 9 to 5 या 9 to 6 या 9 to 7 ऑफिस में बैठने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, we need to redesign and rethink workspaces only when we are able to have that progressive mindset या एक सोच के साथ, तो हम उन चीज़ों को उस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं ताकि वो फिर obviously with more flexible work arrangements you again see a more enabling environment भी creating, क्योंकि आप वर्क स्पेस को फिर
ओपन कर रहे हैं या आप एक्सेस दे रहे हैं और उन लोगों को जो फिलहाल करंटली अपने ट्रेडिशनल सेटअप्स की वजह से उस तरह से मेन स्ट्रीम काम में इन्वॉल्व नहीं है या एंगेज्ड नहीं है। सो यू आर ओपनिंग डोर्स टू अनदर पूल ऑफ टैलेंट एंड आप ये देखें कि यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन एक्सपर्टीज बिकॉज ऑफ योर ट्रेडिशनल इंसिस्टेंस ऑन timings and presence and attendance and वो सारी चीजें तो वो काफी outdated हो जाए। I think we should keep up with the trends जो internationally globally हम देख रहे हैं। Australia I would say is very progressive in this department कि वो flexible work arrangements को बहुत अहमियत देते हैं and उसका बिल्कुल हर किसी मतलब नहीं है कि काम compromise हो रहा है, काम किसी भी तरह से या productivity कम हो रही है। Exactly, it's more about the output and not where you sitting and producing that output. Absolutely. So I think that should be catered and that is something just I would encourage our governments to think along that lines, our employers to think along that lines and but at the same time आप देखें इसके लिए एक पर्सनल डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। I mean if you want to go and ask for these rights you need to you need to have that acumen as well. So I think everyone needs to be more responsible as well and professional, more professional in terms of accessing work with more people demanding this and showing that they're worthy of it. This can change. Absolutely. And this should. Why not? बिल्कुल बिल्कुल and with this we reach the end of our episode. I know it's been a very interesting discussion and I hope we've been able to highlight an important aspect. But I mean before we close this, there's just one small point that I'd like to highlight. Families also I would want to highlight. हमने obviously bar councils की बात की, हमने employers की बात की, हमने professionals के खुद की बात की कि उनका अपना attitude होना चाहिए। Just one last thing I'd like to point out is that the family unit क्योंकि अभी देखिए हमारा अभी structure उस तरीके से नहीं है society के अंदर, we don't have the kind of safe डे केयर्स या इस तरह की इन्वायरमेंट्स एंड आई थिंक अभी हमारा सोशली वो फैब्रिक भी उतना लूज नहीं है कि आप डे केयर के कॉन्सेप्ट को बहुत रेडिली एक्सेप्ट करो अनलेस इट इज एट योर वर्क प्लेस। सो आप उसमें फिर फैमिलीज को जरा थोड़ा सा मजीद ओपन माइंड होने की और सपोर्टिव होने की जरूरत है और एक ऐसा रोल प्ले करने की जरूरत है कि वो इन चीज़ों को पॉसिबल बनाए फॉर द पीपल इन देयर हाउस, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है। अगर आपने उन्हें एजुकेशन दी है, उनकी उस पर इन्वेस्ट किया है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जी कल को उनके रिश्ते अच्छे आ जाए। एजुकेशन शुड हैव अनदर पर्पस एंड दे शुड बी सपोर्टेड इन दैट परसूट। दैट्स व्हाट आई वुड से। एब्सोल्युटली ये तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम सोचें और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वन फाइन डे विल सी दैट थिंग्स आर चेंज्ड एंड ऑल। Absolutely, baby steps in that direction. Because I'll tell you what, honestly, whatever we are able to do, it's because we've had that support. Absolutely, and it's not like our houses are suffering or our children are suffering or we're not mindful of other responsibilities. तो ये वो पॉइंट है जिस पे मैं मिसेस जस्टिस आयशा मलिक की एक कोटेशन मुझे बहुत जो I really respect her and I really admire her passion towards creating these spaces. उन्होंने अपने लिए भी जिस तरीके से उस चीज़ को एजुकेट किया अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को, तमाम लोगों को, कि किस तरह से उन्होंने एक फीमेल जज को रिसीव करना है और इंटरेक्ट करना है और एक्सेस करना है और वो स्पेस जो उन्होंने अपने कोर्ट में जिस तरीके से इस्टेब्लिश की और जो वो बात इस बारे में करती हैं वो मैं रिपीट करना चाहूँगी। उनके बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेइंग है जेंडर इक्वालिटी और सेंसिटिविटी के हवाले से कि वो कहती हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज़ basically giving equal value to the different lifestyles of men and women. So वो कहीं पे ये डिनाई नहीं कर रही कि जी औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों की जैसी हैं। हम उनको उस तरह से फिजिकली इक्वेट नहीं कर रहे, बट हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल्स बट दोज लाइफस्टाइल्स शुड बी गिवन इक्वल वैल्यू एंड इक्वल रिस्पेक्ट सो दैट्स बेसिकली द कोर प्रिंसिपल, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल जिसको अगर हम अपने समझ लें और हम उसको अपनी वर्क स्पेसेस को अकॉर्डिंगली डिजाइन कर लें तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन बन सकते हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आइडियल्स बट ऑल्सो वो जैसे हमने इकोनॉमिक एंगल की बात की कि इट्स गोइंग टू बी allocating the best of talent and matching it with where it's needed the most. So it's mainly about that and with this thought we can now close this episode. जी तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा। मुझे वाइजा रफीक को और मेरे साथ निदा उस्मान को दीजिए इजाज़त। हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ सिर्फ just1.tv।